हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। छाने घोटे मौज उड़ावे और साफा पानी रोज लगावे। हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक विधा है, हमारा जो प्रकृति है, इसी से जुड़ी सब चीज़ें हैं। कजली भी हमारी वर्षा ऋतु से संबंधित है और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। एक तरह से इसको वर्षा की पुत्री भी कहते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ की संस्कृति, लोक संस्कृति विदेशों में भी जाके प्रदर्शन कर रही है। हमारे गांव में एक से एक प्रतिभाएं छुपी हैं, चाहे उसको लेखक कह दीजिए, चाहे इसको कवि कह दीजिए, चाहे उसको कलाकार कह लीजिए। नमस्कार। तो आज हम आ पहुँचे हैं लोक कला की धरती पर मिर्ज़ापुर, यानी मिर्ज़ापुर में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जो न केवल लोक गीत के जरिए देश विदेश में परचम लहरा रही हैं, बल्कि लोक साहित्य, लोक गीत और लोक थाती के जरिए हमारे समाज को, हमारे संस्कार को और हमारे मूल्यों को समृद्ध कर रही हैं। तो आइए आज मिलते हैं इस पद्मश्री से, जिनका नाम है अजिता श्रीवास्तव जी, जो कजली में और ख़ास तौर से जिसे हम अभ्रंश में कहें कजरी, उसमें महारत हासिल है इनको। और न केवल कजरी के जरिए बल्कि ख़ास तौर से एक ख़ास गायन शैली के जरिए इन्होंने उसमें बहुत कुछ किया है। बहुत विशेष उपलब्धियाँ इनकी रही हैं जीवन में। मुझे लगता है 20-25 मेरे ख्याल से सालों से आप कजली पे काम कर रही हैं और इस लोक गीत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए मिलते हैं इस लोक गायिका से, लोक गीत की वाहिका से, अजिता श्रीवास्तव जी से, जो पद्मश्री हैं और तमाम बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजी गई हैं। स्वागत है मैडम आपका इस कार्यक्रम में। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को अपनी भाषा में अपनी कोई प्रिय कजली के जरिए शुरुआत करें, कार्यक्रम की शुरुआत करें और फिर हम आगे प्रस्तुत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। छाने घोटे मौज उड़ावे और साफा पानी रोज लगावे और गावे रसिक कजरिया सिलबट्टा के ताल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। रोज अखाड़ा लड़ते दंगल और जंगल में भी करते मंगल और संबल दूध मलाई चोखा बाटी दाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। जैसा कि हम जान रहे हैं कि लोकगीत हमारी प्राण है, हमारी आत्मा है। लोकगीतों में ही समूचा संसार बसता है और अजिता जी ने ये साबित किया है कि लोकगीत के जरिए न केवल हम अपनी आत्मा को समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि उसे हम पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। अजिता जी, एक छोटा सा सवाल, लेकिन माकूल सवाल। जब हम कहते हैं लोकगीत की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी विधाएँ हैं, ठुमरी है, भोजपुरी है, तमाम ऐसी विधाएँ हैं संगीत की। आपने कजरी को ही क्यों अपने जीवन के लिए एक रास्ता चुना? कजरी ही क्यों आपके जीवन से जुड़ी? मूलतः मेरा जन्म बनारस हुआ, शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई और यहाँ से विवाह मेरा मिर्ज़ापुर हुआ, जो कि चुनार तहसील अरौरा में, ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में। और मेरा जो ससुराल है वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा था। मेरे पति बहुत अच्छे रचनाकार थे, भोजपुरी के बहुत अच्छे जानकार थे। यहाँ से मैं वहाँ अरकन्या इंटर कॉलेज में मैं वहाँ पर शिक्षक के तौर पे वहाँ पर नियुक्त हुई। और उसके बाद जब वहाँ की मीठी चीज़ मैंने देखा, कजली तो मुझको बहुत भाई और मैंने उसको आत्मसात कर लिया और मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। आज करीब 45 वर्ष हो गए मुझको इस क्षेत्र में साधनारत होते हुए। मैं उसको अभी तक छोड़ी नहीं हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य ही कजरी हो गया है। क्या बात है। कहते हैं लोक संपदा जो है वो बूंद बूंद करके वो सिमट रही है, घट रही है। आपने इतने बड़े संसार को अपने भीतर कैसे सहेजा है? इतनी सहजता से कैसे आपने कजरी को अपने भीतर अभी तक सहेज के रखा है? देखिए, हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक विधा है,
हमारा जो प्रकृति है इसी से जुड़ी सब चीज़ें हैं। कजली भी हमारी वर्षा ऋतु से संबंधित है और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। एक तरह से इसको वर्षा की पुत्री भी कह सकते हैं। इस तरह से सावन का महीना आते, वर्षा ऋतु आते ही विवाहित कन्याएं जो हैं वो नैहर जाना पसंद करती हैं। तो मेरी अपनी स्वतः कल्पना है कि वर्षा ऋतु आते ही जैसे कजली का सीजन शुरू हो जाता है, गांव घर चौपालों में कजली बजने लगती, गाने लगती हैं। हमारी जो बहू बेटियां हैं वो श्रृंगार करके झूले पे झूलते हुए कजली गाती हैं। तो मुझको लगता है कि प्रकृति के आवाहन का और वर्षा ऋतु के आवाहन का स्वागत का ही गीत है। मैंने इसको अपने जीवन में उतारा। ये बड़ा मनोहारी होता है जब आप कजली को अपने भीतर उतारते हैं और जोड़ते हैं लोगों से। क्या कुछ पारिवारिक परंपरा रही फैमिली में, परिवार में, कि कुछ लोग जुड़े रहे और तब आपने आत्मसात किया इसको, या फिर स्वतः संज्ञान से आपने कजली को अपनाया? नहीं, मेरे परिवार में कोई, हालांकि हमारी माता जी जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी मधुर और मीठी थी। तो जब वो बहुत धार्मिक महिला थी, वो पूजा पाठ करे तो भजन गाए तो वो हम लोग की मीठी धुन जो है, जो आवाज़ है हम लोग के कानों में अभी तक जैसे रस घुलती है। तो लगता है हम लोग को एक तरह से जीन के तौर पे ये आवाज़ हम लोग को मिली है। और श्रेय तो मैं मिर्ज़ापुर को ही दूंगी, इसी धरती को दूंगी जहाँ से मुझे ये कजली को अपनाने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला, लोगों तक फैलाने का अवसर मिला। तो मिर्ज़ापुर की धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। जी। सवाल एक और महत्वपूर्ण है, आप पिछले कई सालों से शिक्षाविद रही हैं, शिक्षा से जुड़ी रही हैं, पठन पाठन से भी आपका गहरा लगाव रहा है। तो ऐसे में शिक्षा के साथ साथ लोकगीत को प्राणवान बनाए रखना बड़ा दुष्कर कार्य था, आपने कैसे किया? देखिए, मैंने 40 वर्ष तक शिक्षा में सेवा दी है। मैं 18 में रिटायर हुई शिक्षा जगत से, लेकिन मिर्ज़ापुर का माहौल ही कजली में था। आज की समय देखिए तो काफ़ी कुछ बदलाव आया है, लेकिन 70-80 के दशक में काफ़ी कजली का बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पर। और उसमें अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसको स्वयं ही बहुत मधुरता से उसको अपना सकता था। तो मुझे भी पठन पाठन के साथ इसको करने में दिक्कत नहीं हुई। और उसमें मिर्ज़ापुर के साहित्यकारों का, कलाकारों का, अखाड़े वालों का, परिवार का, सबका सहयोग मिला। जब तक आपको सहयोग नहीं मिलेगा परिवार का, तब तक आप किसी विधा में बढ़ना आपके लिए थोड़ा सा असंभव या मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो मैंने दोनों को मैनेज किया। और चूँकि मैं गर्ल्स कॉलेज में थी तो मुझे एक माध्यम मिला कि हम किसी कार्यक्रम में अपने स्टूडेंट्स को भी मैं सिखाती थी इसी बहाने। तो कुछ सीखना, कुछ सिखाना, फिर ये कजली यात्रा मेरी शुरू हो गई। क्या बात है। लेकिन सवाल ये भी महत्वपूर्ण होता है, जब आप 60 और 70 के दशक में बड़ी हो रही थी, तब आप, मेरे ख्याल से 70 का दशक रहा होगा या 60 का, मुझे वो तो बातचीत में पता होगा। तो उस दौर में मेरा जन्म जो है 1954 का है। 54 का 50-60 का वो दौर, वो दशक जब हम उसकी चर्चा करते हैं, तब लड़कियों के लिए स्वतंत्रता बहुत कम थी, आज़ादी कम थी, और परिवार में भी बहुत आज़ाद ख्याल लोग नहीं हुआ करते थे। तब उस दौर में एक संघर्ष करके आगे बढ़ना और खुद की पहचान को स्थापित करना, ये कितना संघर्षमय रहा आपके लिए? बहुत। एक महिला होने के नाते मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहूँगी कि उस समय महिलाओं का गाने, नृत्य और गीत दोनों ही एक तरह से निषेध रहा। या कोई उस क्षेत्र में अगर आया तो बहुत अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। लेकिन आपको अगर किसी क्षेत्र में इस्टेब्लिश करना है तो आपको इन सब चीज़ों को झेलना है। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बदलाव तो आया है, लेकिन आज भी स्त्रियों के लिए संघर्ष है। जी। संघर्ष है, लेकिन काफ़ी कुछ बदलाव आया है। तो मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आई, उसको आपको सहना है, सह के आगे बढ़ना है, उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा, संघर्षों से हारना और लेकिन दोनों पक्ष होता है जी। आपको समाज में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका हौसला अफजाई करते हैं, और एक होता है कहीं ना कहीं निगेटिव बातें करती हैं। तो दोनों तो जीवन का अनुभव है, दोनों का आनंद लीजिए और आनंद लेते हुए और उसको थोड़ा अवॉइड करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो लक्ष्य आपके सामने अर्जुन के मछली के आँख की तरह आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रही हैं। बाधाएं तो आएंगी, आज भी आती होंगी, महिलाओं के जीवन में, सबके जीवन में आता है। संघर्ष बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। बिल्कुल। कहते हैं कि लोकगीत भारत की आत्मा है, और भारत जब हिंदुस्तान बनता है या भारत जब इंडिया बनता है तो अपनी आत्मा को कहीं पीछे छोड़ता है, तब भारत हिंदुस्तान बनता है या इंडिया बनता है। अगर हम इंडिया कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हम ये मान के चलें कि भारत जो हमारा इंडिया बन रहा है, क्या उसने लोक परंपरा को, लोक थाती को और लोक समृद्धि को कहीं पीछे छोड़ दिया है?
आज बड़े बड़े महोत्सव हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। यहाँ तक कि हमारे यहाँ की संस्कृति, लोक संस्कृति विदेशों में भी जाके प्रदर्शन कर रही है हर वर्ष, तो समृद्ध हो रही है। हमारी लोक कलाओं को काफ़ी कुछ प्रमोट कर रही है। हर विभाग, कल्चरल विभाग ले लीजिए, आपका संगीत नाटक अकादमी विभाग ले लीजिए, पर्यटन विभाग ले लीजिए, तो हमारी संस्कृति, हमारी लोक कला को काफ़ी कुछ सुविधाएं मिल रही हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। पर आप जैसी महिलाएं जब बहुत सुदूर एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, जहाँ अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं चीज़ों को लेकर, सफलता को लेकर, आपने कभी ये सोचा था, ये अपेक्षा थी कि पद्मश्री मिलेगा, समस्त जीवन की उपलब्धियों का एक सार, एक निचोड़ मिलेगा और पद्मश्री सम्मान झोली में आ गिरेगा? क्या कुछ कहेंगे, ऐसी अपेक्षा थी क्या? नहीं, कभी नहीं थी। और मेरे ख्याल से कोई भी कलाकार हो, साहित्यकार हो या कोई भी हो व्यक्ति जो अपने किसी क्षेत्र को चुन के आगे बढ़ना चाहता है, वो कभी ये सोच के आगे नहीं बढ़ता है कि हमको आगे जाके पुरस्कार मिलेगा। उसका एक जुनून होता है कि हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। तो ये तो हम इस सरकार को धन्यवाद देंगे कि छोटे छोटे जगहों से और वास्तव में चुन चुन के लोगों को सामने लाना और उनको, उनकी योग्यता को, उनकी कला को, उनके श्रम को सम्मानित करना। इसी तरह से मिर्ज़ापुर जनपद को भी 75 वर्षों के पश्चात प्रथम बार पद्मश्री पुरस्कार मिलना और वहाँ की जो लोक विधा है कजरी, उसको फोकस में लाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे हिस्से में लिखा था, मेरे भाग्य में था, तो ये भी एक संयोगी कह लीजिए। लेकिन कोई भी पुरस्कार के उसमें आगे नहीं काम करता। मैं पुरस्कार मिलने के बाद भी अपने कदम को नहीं रोकती, यात्रा जारी रहेगी और यात्रा जारी रहेगी। बिल्कुल। कहते हैं कि किसी भी काम में विशालता नहीं ढूंढनी चाहिए, काम छोटे हो या बड़े, हमें अपने हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अजीता जी भी वही कर रही हैं, लगातार कई वर्षों से कजरी जैसे लोकगीत को आगे बढ़ा रही हैं, उसके प्रचार प्रसार में लगी हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही हैं। कजरी गीत को, जो एक छोटे से एक स्थानीय लोकगीत है, उसको व्यापक स्तर पे, एक राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण और महती भूमिका है। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ एक लोक गायिका नहीं, एक सरल, मृदुभाषी और विशाल हृदय की स्वामिनी भी हैं। और मैं अपने दर्शकों के लिए ये अनुरोध, दर्शकों की ओर से ये अनुरोध करूँगी कि मुझे लगता है कुछ खास अवसरों पे ये कजरी गाया जाता है, तो कोई विशेष अवसर का से जुड़ा हुआ कोई कजरी हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल। कजरी का विषय पहले तो देखिए, हम इसका थोड़ा सा आपको इतिहास बताना चाहेंगे कि यह माता विंध्यवासिनी का धाम है मिर्ज़ापुर। उनके जन्मोत्सव में गाया जाने वाला गीत जो है कालांतर में कजरी कहलाया, क्योंकि माँ का एक नाम कज्जला देवी है, जो संस्कृत का शब्द है। और यह जो उल्लेख है ये महाभारत में आया हुआ है। महाभारत में जब कृष्ण का जन्म होता है और योग माया को लेके उनके स्थान पे पहुंचाया जाता है, तो वो योग माया उनके हाथ से छिटक के आकाशवाणी करते हुए विंध्याचल के पहाड़ी पे आके अवस्थित हो जाती, ये महाभारत में उल्लेख है। तो उसी समय आपके सावन भादो महीने के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि को उनका जन्मोत्सव हम लोग मिर्ज़ापुर में मनाते हैं। आज भी बड़े धूमधाम से उस दिन को हम लोग त्यौहार के उनका जन्मोत्सव को मनाया जाता है और उसको जागरण कहते हैं हम लोग। तो उस दिन रात भर जाग कर माँ की आराधना की जाती। और बाद में इसका विषय विस्तृत हुआ, तो हर विषय उसमें समाहित होता चला गया, तरह तरह की विषय में कजलियाँ गाई जाती हैं। तो मैं आपको एक कजली सुनाना चाहूँगी जो मिर्ज़ापुर और बनारस को जोड़ती है। बहुत लोकप्रिय, बहुत प्रसिद्ध कजली है। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। सुन कैला बलमु हो, सुन कैला बलमु, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। पनवा से पातर भइल तोर धनिया, पनवा से पातर भइल तोर धनिया। दहिया गलेला जैसे नून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला, सुन कैला, सुन कैला बलमु।
वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत। वो कहते हैं ना कि लोक मिठास और लोक परंपरा, लोक थाती लोकगीतों में ही बसती है, और ये लोकाचार का एक तरीका है कि हम लोकगीत के जरिए अपनी जीवन शैली को आगे उकेरते हैं। मुझे लगता है शायद वही तरीका है कि लोकगीत शायद बने इसलिए, उत्पत्ति इनकी उद्भव इसलिए हुआ होगा कि शायद हम अपनी जीवन शैली को, अपनी विचार विनिमय को उसके जरिए रख सकें। अजिता जी, एक सवाल और है। हम वज्जिका की बात करते हैं, मगही की बात करते हैं, तमाम क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं अलग अलग क्षेत्र में। वहाँ की अपनी एक मिठास है, वहाँ की अपनी भी लोक भाषा है, अपनी भी एक गायन शैली है। कजरी की तरह वो भाषाएं अपने लोकगीत को कैसे आगे लाए? कितना संघर्ष है इसमें? देखिए, जैसे कजरी को आप आगे लाने में काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ा। आज चूँकि एक वैश्विक परिदृश्य में कजरी को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसे लोक भाषाएं हैं जिनसे जुड़ी हुई लोकगीत भी हैं, जिनका कोई स्थान नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो वो संकेतक कैसे उभरे? वो लोग क्या संघर्ष करें, क्या करें, क्या कुछ करें कि उनकी भी भाषा, उनकी भी लोकगीत वैश्विक परिदृश्य में स्थान बना पाए? देखिए, इसके लिए तो आपको सामने आना पड़ेगा, एक एकता बनानी पड़ेगी, कुछ लोगों का एक ग्रुप बन जाए, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं। ज़्यादा मेरा फोकस अब रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोक विधा को, लोक संगीत को संग्रह करने के लिए आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये संस्कृति ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति है, शहरी संस्कृति नहीं है। तो हमें गांव में जाके उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। हमारे गांव में एक से एक प्रतिभाएं छुपी हैं, चाहे उसको लेखक कह दीजिए, चाहे उसको कवि कह दीजिए, चाहे उसको कलाकार कह लीजिए, लेकिन आपको वहाँ तक हो सकता है उनके पास उतना संसाधन ना हो कि हमारे आपकी तरह सामने आके वो अपनी बात को वो समाज में या सरकार तक या पहुँचा सके। तो हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से हम लोग को ये प्रयत्न करना ही चाहिए। ये सामूहिक प्रयत्न है, इससे हम अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे कलाकारों को, अच्छे विषय को, अच्छे जो विधाएं हैं उनको हम सामने ला सकते हैं। जी। ऐसे ही बहुत सी विधाएं विलुप्त होती चली जा रही हैं। बिल्कुल है, जैसे हमारे उनका दस्तावेजीकरण जरूरी है, जरूरी है। तो हम लोग का ये प्रयास जारी है कि हम लोग भी गांव में जाके इसका संग्रह कर रहे हैं, और पुस्तक रूप में उसको अगर सामने लाया जाएगा, हमारे बहुत अच्छे श्रेष्ठ रचनाकार भी ऐसा काम किए हैं, कई लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगी। तो हम लोग का भी ये प्रयत्न होना चाहिए कि उनको हम प्रमोट करें, आर्थिक रूप से और सोशल तरीके से, मानसिक रूप से। तो ये अच्छा काम होगा। भविष्य की क्या योजनाएं हैं लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, जो कुछ इस क्षेत्र में जो आना चाहती हैं, उनके लिए क्या कुछ कर रही हैं? कि बीच बीच में मैं वर्कशॉप करती रहती हूँ, और संस्कृति विभाग से मुझे 2 साल के लिए कजली गुरु के रूप में मुझे नियुक्त किया गया था। उसमें मैंने काफ़ी लोगों को उसमें ट्रेंड किया। इसके बाद SNA उत्तर प्रदेश के तरफ से वर्कशॉप, बीच बीच में वर्कशॉप करती हूँ। वर्कशॉप का मेरा जो टारगेट रहता है वो मेरा गांव रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि गांव में जाऊँ, किसी स्थान को चयन करती हूँ, फिर वहाँ ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को इकट्ठा करके उनको मैं ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ। और मेरी कुछ शिष्याएँ जो हैं इस समय कई जगहों पर स्थापित हैं, वो अच्छा कला का प्रदर्शन कर रही हैं। और कोरोना पीरियड में 2 साल तक सब कुछ स्थिर हो गया था, तो उस समय मैंने अपना एक YouTube चैनल सरगम बाय अजिता श्रीवास्तव करके उसको मैंने ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग देना शुरू किया, जो आज भी चालू है। मैं अभी भी उसमें फ्री ट्रेनिंग लोगों को देती हूँ, कोई भी कहीं से भी रह के, देश विदेश में रह के उसमें सीख सकते हैं। ये अच्छा प्रयास है, ये बहुत बढ़िया प्रयास है। इसके बाद और कुछ, जैसे आप दस्तावेजीकरण कर रही हैं, किताबें लिख रही हैं, कजली को समेट रही हैं किताबों के जरिए, ताकि ये भावी पीढ़ी के लिए कुछ उपयोगी हो सके। गाँव तक जा रही हैं, शहरों में भी दखल दे रही हैं। क्या कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार से, संस्थान से, निजी संस्थानों से, कि क्या कुछ सहयोग करे कि ऐसे लोकगीत जो है, लोक थाती जो है, वो वैश्विक परिदृश्य तक पहुँचे? आप के माध्यम से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जहाँ बनारस काफ़ी डेवलप है हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, उधर इलाहाबाद बहुत समृद्ध है। मिर्ज़ापुर हमारा दोनों तरफ से उपेक्षित हो जाता है, तो वहाँ बहुत कुछ नहीं है। मैं वहाँ सरकार को, केंद्रीय सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिख के आग्रह करी हूँ कि वहाँ पर कुछ एक इस तरह से ट्रेनिंग सेंटर, शोध संस्थान खोला जाए, ताकि वहाँ के आसपास के क्षेत्रों के बच्चियों को या बॉयज़ को वहाँ पर ला के ट्रेनिंग दिया जाए, फिर उनका प्रदर्शन किया जाए, फिर उनको सिलेक्ट करके बाहर भेजा जाए, ताकि वहाँ की लोक कला समृद्ध हो और कुछ नया हो सके। इसके लिए प्रयत्नशील है। अजिता जी, हमने सुना आप संस्कृत में भी कजली गाती हैं, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ में आप कुछ लाई भी हैं, तो ज़रूर। देखिए, कजली जो है कई भाषाओं में
लिखा भी जा रहा है, लोग लिख भी रहे हैं। अंग्रेजी में कजली है, भोजपुरी है, अवधी है, संस्कृत में है। तो हम लोग प्रयत्न करते हैं कि अगर ऐसा अच्छा मंच मिले तो वहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग हो श्रोता के रूप में, तो हम लोग वहाँ भी सुनाने का है। तो आपको 2 लाइन में सुनाना चाहूँगी। सखी रे नभसि दृश्यते मेघः भर्ता वसति विदेशेना। सखी रे नभसि दृश्यते मेघः भर्ता वसति विदेशेना। करसति कृषिं कृषिबललोकः टर टर ध्वनिं विद्यते भेकः। को वसति दिवा प्रियया सह नहीं मम मिलन रात्रौ ना। सखी रे नभसि दृश्यते मेघः भर्ता वसति विदेशेना। भर्ता वसति विदेशेना। वाह, अति सुंदर। वो कहते हैं अलग अलग विधाओं के जरिए, अलग अलग भाषाओं के जरिए हम समृद्धि को समेट रहे हैं। तमाम जो पूरे हमारे चारों तरफ जो रंग बिखरे हैं लोकगीतों के, इन्होंने संस्कृत में गाया, इससे पहले आपने क्षेत्रीय भाषा में भी गाया और कजरी को आप तक पहुंचाया है। कहते हैं कि लोकगीतों में जो मिठास है, जो उत्स है, जो एक समूची परंपरा समाहित है, शायद वो कहीं नहीं मिलती, चाहे आप पाश्चात्य संगीत की तरफ कर लें या किसी और संगीत की तरफ मुखातिब हो जाएं। क्या ऐसा लगता है कि कजरी के लिए भी साज की ज़रूरत है? जैसे हम तार और सुर और ताल की बात करते हैं, तो क्या तमाम दूसरे संगीतों में हमें लगता है कि शास्त्रीय संगीतों में साज की ज़रूरत है? क्या कजली के लिए भी ज़रूरी है? हाँ, देखिए, कजली का जो उद्गम है उस समय माँ के चरणों में वंदना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए जो हम गीत गाते थे, उस समय साज की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती थी। हम जाते थे उनके चरणों में बैठ के उनके गीत, उनकी आह्वान करते, उनकी आराधना करते थे। लेकिन क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते कुछ देसी वाद्यों का प्रयोग कजली में होने लगा। तो जैसे हारमोनियम हो गया, ढोलक हो गया, झांझ हो गया, मजीरा हो गया, अब उसमें बांसुरी हो गया, क्लारनेट हो गया, तमाम साज जो है समाहित हो गए। अभी भी जो कजली की जो प्राचीन रूप है उसको ढुनमुनिया कहते हैं। उसको प्रेमघन जी ने कजली की माई ढुनमुनिया कहा। माई का मतलब सबसे प्रथम ढुनमुनिया कजली का जन्म हुआ। और ये आपको बताना चाहूँगी कि यह स्त्री प्रधान, स्त्री कंठ का गीत है। ये स्त्रियों का इसमें दबदबा था, पुरुषों का वर्चस्व बाद में इसमें कायम हुआ। शुरू में स्त्रियां गाती थी, तो जो ढुनमुनिया कजली है वो स्त्री एक समूह गीत, समूह कजली है। तो उसमें समूह में औरतें खड़ी हो जाती हैं अर्धचंद्राकार के रूप में, और एक दूसरे के हाथ को बांध के और उसको गाती थी झूम झूम के, चुटकी बजा के। उसमें किसी भी वाद्य का प्रयोग नहीं होता था। तो मैं आपको एक ढुनमुनिया कजली का एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहूँगी। रेलिया से उतरे जहाजिया से गईले कि पिया बिना ना। रेलिया से उतरे जहाजिया से गईले कि पिया बिना ना। सुनी लागे मोर बखरिया कि पिया बिना ना। सुनी लागे मोर बखरिया कि पिया बिना ना। सासू गईली हटिया ननद दे के टटिया। सासू गईली हटिया ननद दे के टटिया। अकेली घरवाना हे अकेली घरवाना। पोई रोई रोई रोटिया अकेली घरवाना। पोई रोई रोई रोटिया अकेली घरवाना। वाह, बहुत भाव प्रणम।
अजीता जी को सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं में खुद को ढूंढ रहे हैं, स्मृतियों में कहीं खुद को तलाश रहे हैं, कहीं उस मिट्टी के ठौर तक आप पहुंचते हैं जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा सुन के लगता है जैसे आप भाव विभोर हो रहे हैं। और सच में लोकगीतों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो खुद से खुद को जोड़ती है। जिस वैश्विक मंच तक कजरी को पहुंचाने का काम अजीता जी कर रही हैं और इनकी जैसी और भी लोग गायिकाएँ कर रही हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम है। हमारी संपदा को सहेजना इतना आसान नहीं है। जिस शिद्दत के साथ और जिस तत्परता के साथ, जिस सक्रियता के साथ ये लगातार कई वर्षों से कजरी जैसे लोकगीत को आप तक पहुंचा रही हैं, सहेज रही हैं, वो बहुत बड़ा काम है। और इस विरासत को सहेजने के लिए ये साधुवाद की भी पात्र हैं। और मैं मानती हूँ कि सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी बैठे लोग जब इनको सुन रहे होंगे, इनको सराह रहे होंगे। तो चूँकि इस कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है और समाप्ति से पहले मैं कुछ एक सवाल लूँगी और कार्यक्रम को समाप्त करूँगी। जब हम संघर्ष की बात करते हैं अजीता जी, तो बहुत सारे, एक स्त्री होने के नाते बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी समस्याएं, उलझनें जीवन में आती हैं। आपने उन उलझनों को पार किया, पार करके आप यहाँ तक पहुँची और पार करने के बाद आपने स्वयं को स्थापित किया है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो लड़ रही हैं, आज भी संघर्षरत हैं, आगे आने को इच्छुक हैं। आप स्वयं एक स्त्रीवादी चिंतक रही हैं, शिक्षाविद रही हैं। लड़कियों के लिए क्या संदेश है, इस देश की स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए, जो मुख्य धारा में आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ कहें? हम कहेंगे कि सभी को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। स्त्रियों के लिए, बच्चियों के लिए मैं चाहूँगी महिलाओं को इस क्षेत्र में आए, क्योंकि एक ज़माना था कि स्त्रियों की इस कजली में धाक था। तो हम पुनः उस समय को पुनर्स्थापित कर सके, महिलाएं आगे आए और मुझसे जो सहयोग हो सकेगा। मैं ऑनलाइन दे ही रही हूँ और मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। मैं कहती हूँ किसी को भी सीखना हो, जानना हो तो मेरे घर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे नंबर से, मेरे आवास पे आके। तो मैं जितना हो सकेगा मैं उसको सहयोग करूंगी। और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, मीठी क्षेत्र है। अपने कजली विधा, मिर्ज़ापुर की विधा को हमें बचाना है, उसको संरक्षण देना है। और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो जब कुछ लोग समूह में आएंगे तभी ये संभव है। एक अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्र के नाम क्या संदेश है? जब आप पद्मश्री लेती हैं और अनेक अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होती है, तो कुछ मन में सवाल होते हैं, मन में कुछ शब्द होते हैं, उन अनगढ़े शब्दों को आप रखें और राष्ट्र तक संदेश पहुंचाएं। क्या कुछ कहेंगी? मैं कहूँगी कि हमारी युवा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी, विश्व में भारत जैसा सुंदर देश नहीं है कोई। सबसे खूबसूरत मेरा देश है भारत। और इसमें कला, साहित्य, संस्कृति की विविधता देखने को मिलती। हर स्टेट, हर राज्य की अपनी एक संस्कृति है। और उस संस्कृति को जब एक साथ देखिए तो लगता है कि जैसे कि होली के रंग बिखरे पड़े हों पूरे पृथ्वी पर हमारे। तो हमारा देश सबसे खूबसूरत है। मैं युवाओं से कहूँगी कि संगीत से जुड़े, क्योंकि संगीत, म्यूज़िक एक थेरेपी भी है। आप संगीत से जुड़ेंगे तो आपका तन मन प्रसन्न होगा। किसी भी तरह के संगीत से, आप गायन है, वादन है, नृत्य है, किसी भी संगीत से अपने को जोड़िए। उससे आपको ऊर्जा भी मिलेगी, आपका मन भी प्रसन्न होगा और आप इस क्षेत्र को आगे भी इसको आत्मसात कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इस क्षेत्र को अपना कैरियर के रूप में भी आप ले सकते हैं। अगर आप कैरियर के रूप में नहीं लेना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप संगीत से जुड़े। संगीत ईश्वर तक पहुंचने का एक सुंदर माध्यम है। बिल्कुल। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी युवाओं को। बिल्कुल। तो ये थी अजीता श्रीवास्तव जी, मिर्ज़ापुर से जुड़ रही थी और कजरी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं मिर्ज़ापुर के लिए, तमाम सिर्फ मिर्ज़ापुर नहीं, बनारस और बनारस के आसपास के क्षेत्र के लिए भी। ये एक देवी हैं, मुझे लगता है कजरी की देवी हैं और देवी स्वरूपा रूप में ये कजरी को आगे बढ़ा रही हैं। इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो, हम अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ हम 2-4 प्रश्न लेते हैं और उसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में लेते हैं, जिसे हम रैपिड राउंड फायर क्वेश्चन कहते हैं। और मेरे ख्याल से आप तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करें। आपकी प्रिय पुस्तक? मेरी पुस्तक है रामचरितमानस। आपकी प्रेरणा? मेरी प्रेरणा मेरी माँ थी। आपके गुरु? मेरे गुरु मेरे पति। वो वाक्य जो आप भुलाए नहीं भूलते? जब मुझको सार्क सम्मेलन में बुलाया गया, 8 देशों के कलाकारों के साथ जब मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने को मिला और वो भी कजली के गीतों के माध्यम से, तो मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण था, अविस्मरणीय। क्या बात। मिर्ज़ापुर के लिए एक चीज़ जो आप करना चाहेंगी? वहाँ कोई कजली शोध संस्थान या ट्रेनिंग सेंटर अगर खुल जाए
तो पर्यटन की दृष्टि से और वहाँ के कलाकारों बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लोकगीत को एक शब्द में डिफाइन करें। लोकगीत प्रकृति और आत्मा की आवाज़ है। आपकी प्रिय पोशाक? साड़ी ही प्रिय है, भारतीय वेशभूषा। प्रिय व्यंजन? मुझे मीठी चीज़ पसंद है लेकिन कम खाती हूँ। लेकिन मुझे लड्डू पसंद है। प्रिय लेखक? प्रिय लेखक? प्रेमचंद। प्रिय कवि? हरिवंश राय बच्चन। पिता की एक सूक्ति जो हमेशा याद रहती है? पिता का अनुशासन जीवन में आज भी काम दे रहा है। माँ की वो बात जो भुलाए नहीं भूलती? माँ का स्नेह से अपने सीने से लगा लेना, वो स्नेह आज भी नहीं भूलता है। क्या बात है। एक चीज़ जो आप इस राष्ट्र को समर्पित करना चाहेंगी, इस देश के लिए स्वप्न देखना चाहेंगी? अपना तन मन अगर किसी भी इस रूप में हम अपने देश को दे सकें, राष्ट्र को दे सकें, तो मेरा सौभाग्य होगा। क्या बात है। बनारस की धरती से जुड़ा कोई स्वप्न जो अब तक पूरा ना हुआ हो? बनारस में रहने की इच्छा, अगर बाबा भोलेनाथ अपने यहाँ पर हमको बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात है। अंतिम समय जी जी, मैं यहाँ पर बिताना चाहती हूँ, काशी की धरती पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कजरी साम्राज्ञी अजिता श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए हैं और बहुत वाकपटुता के साथ एक शब्द में हमारे रैपिड राउंड फायर क्वेश्चन का जवाब भी दिया है। और चूँकि हम कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, उससे पहले हम इनसे एक राग अलापने की गुजारिश करेंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और विदा लेंगे। और फिर अगली किसी और कड़ी में किसी और पद्मश्री से मुलाकात करवाएंगे आपकी, किसी और धरती से, किसी और जनपद से। तब तक जुड़े रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आप हमारे दर्शकों के लिए एक राग छोड़ के जा रही हैं। जी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कजरी की मधुरता मिठास से फिल्मी जगत भी अछूता नहीं रहा। और बंदिनी फिल्म अपने ज़माने की बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी, उसमें कजरी का एक प्राचीन रूप उसमें दिया गया था। मेरे ख्याल से एच.डी. बर्मन साहब का उसमें म्यूज़िक था। वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है और वो मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। अब के बरस भेज भैया के बाबुल, अब के बरस भेज भैया के बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा पठाए रे, अब के बरस भेजा भैया के बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। क्या बात है। भावुक कर देने वाले इसी क्षण के साथ, इसी रंग के साथ और इसी मिट्टी के साथ, ऐसी ही किसी और देवी के साथ आपको मिलाते हैं, संगीत की देवी के साथ। भावुक करने वाली इस क्षण में मैं स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मैं पुराने ख्यालों में गुम हो गई। बहुत बहुत आभार अजिता श्रीवास्तव जी, आप दूर मिर्ज़ापुर से हमसे मिलने आई और हम तक आपने इतनी सारी बातें पहुँचाई, हमारे दर्शकों तक अपनी बातें पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।